महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले अनिल देशमुख से प्रवर्तन निदेशालय ने 12 घंटे की पूछताछ की थी। पूछताछ में ईडी को पूर्व मंत्री की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं मिला था। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद अदालत ने अनिल देशमुख को 6 नवंबर तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात करीब 1 बजे गिरफ्तार कर लिया है। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी। जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि ईडी के जॉइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। इससे पहले वह अपने वकील के साथ सोमवार की सुबह करीब दक्षिण मुंबई के बलाड एस्टेट इलाके में स्थित ईडी कार्यालय में आए थे। केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में अनिल देशमुख के बयान दर्ज की गई। वसूली के आरोपों के कारण अनिल देशमुख को अप्रैल में मंत्री पद छोड़नी पड़ी थी। इससे पहले ईडी की ओर से पूछताछ के लिए अनिल देशमुख को 5 बार समन्स जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। मुंबई हाईकोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते इन सभी समन्स को रद्द करने से इनकार करने के बाद वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए, जिसके बाद मंगलवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने सुनवाई के बाद उन्हें 6 नवंबर तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया। इस दौरान अनिल देशमुख के लिए घर से खाना और दवा पहुंचाने की इजाज़त दी गई है। साथ ही पूछताछ के दौरान उनके वकील को भी उपस्थित रहने की अनुमति दी गई है। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद राज्य में आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने भाजपा पर मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अनिल देशमुख पर आरोप लगाने वाले आईपीएस अधिकारी परमवीर सिंह फरार है। उनका लास्ट लोकेशन अहमदाबाद में मिला था, लेकिन उसे गिरफ्तार करने के बजाय अनिल देशमुख को टारगेट किया गया है। केंद्रामध्ये बसलेलं मोदीचं सरकार सगळ्या व्यवस्थेमध्ये फेल झालेलं आहे। मग शेतकऱ्यांचा प्रश्न असो, बेरोजगारांचा असो, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असो, देशांतर्गत असो, या सगळ्या गोष्टी दाबण्यासाठी आणि लोकांची मानसिकता डायव्हर्ट करण्यासाठी या पद्धतीच्या द्वेषपूर्ण कारवाया करण्याचं पाप केंद्रीय तपास यंत्रणेच्या माध्यमातून भाजप सातत्यानं करते आहे। हा आक्षेप आमचा वारंवार राहिलेला आहे। या घटनेमध्ये आपण पाहिलं असेल की ज्या परमवीर सिंग जे माजी पोलीस कमिशनर मुंबई यांनी जे 100 कोटी रुपयाचा आरोप केलेला होता ते स्वतः फरार आहेत। खरं तर ज्यांच्या माध्यमातून यांनी आरोप लावून घेतले ते आज कुठं फरार आहेत हे केंद्रीय तपास यंत्रणेला किंवा केंद्रामध्ये बसलेल्या मोदी सरकारला माहित नसेल असं सांगता येत नाही। नाना पटोले ने नवाब मलिक और देवेंद्र फडणवीस के मुद्दे को व्यक्तिगत बताते हुए उस पर अपनी प्रतिक्रिया देने से ज्यादा कुछ बोलने से इनकार कर दिया। हालांकि उन्होंने भाजपा पर केंद्रीय एजेंसी के जरिए कार्रवाई करने का आरोप लगाया। पण एक गोष्ट आपण पाहिली असेल की आज परमवीर सिंग त्याचं शेवटचं लोकेशन जे ईडी वारंवार सांगते की ते अहमदाबादमध्ये मिळालेलं होतं, त्याच्यानंतर परमवीर सिंगचं लोकेशन आम्हाला मिळत नाही। म्हणजे अहमदाबाद कोणाचं आहे, गुजरातमधली बसलेली व्यवस्था ही कोणाच्या ताब्यात आहे आणि म्हणून हे सगळे प्रकरण डाऊटफुल आहेत। आपण पाहिलं असेल की छगन भुजबळच्याही प्रकरणामध्ये असंच झालं, त्यांना मग आखरी कोर्टाने निरपराध सोडलं आणि म्हणून मूळ मुद्द्याला डायव्हर्ट करण्यासाठी बीजेपी हा सातत्यानं प्रयत्न करत आहे। या सगळ्या कारवायाच्या मागे महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करण्याचं काम बीजेपी करते आहे। याचा अर्थ बीजेपी या सगळ्या प्रकरणामध्ये इन्व्हॉल्व आहे। प्रशासकीय व्यवस्थेला ताब्यात घेऊन समीर वानखेडे सारख्या लोकांना ताब्यात घेऊन या पद्धतीने ह्या कारवाया करतात। म्हणून व्यक्तिगत कोणावर आरोप करण्यापेक्षा भाजपची मानसिकता जी आहे, केंद्रीय तपास यंत्रणेचा दुरुपयोग करून या पद्धतीचं महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचं जे काम बीजेपीच्या माध्यमातून केलं जाते आहे त्याच्यावर आमचा आक्षेप है। आमचा कोणावरही व्यक्तिगत आक्षेप नहीं। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारों में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही हैं। कांग्रेस ने भाजपा पर बदले की भावना से राजनीति करने का आरोप लगाया है। वहीं एनसीपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण कुंटे पाटिल ने भाजपा और केंद्र पर राज्य सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है, जबकि भाजपा का कहना है कि जो दोषी है वे जेल जाने के रास्ते में है। जो व्यक्ति
माजी गृहमंत्री राहिलेले आहे, 25 वर्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये आहे, मंत्री म्हणून आहे, त्यांच्यावर साधा आरोपसुद्धा झाला नाही आणि त्या व्यक्तीला तुम्ही चौकशीला समोर आले. त्यांनी पहिले सगळे कायद्याचे पर्याय तपासून बघितले, कारण की ही सुडाचं राजकारण त्यांना कल्पना होती. आपला काही गुन्हा नसताना आपल्याला अटक होणार हे त्यांना कल्पना होती. सुप्रीम कोर्टामध्ये त्यांचं अजूनही याचिका आहे, त्याची होईल सुनवाई होईल तेव्हा, पण अटक त्यांना केल्या जाईल कुठल्या गोष्टी उपलब्ध नसताना हे त्यांना माहीत होतं आणि तेच झालेलं आहे. छगन भुजबळ साहेबांच्या संदर्भातही तेच झालेलं होतं. शेवटी ते निर्दोष सुटले. 2Gच्या संदर्भामध्ये कणीमोडी असेल किंवा के राजू असेल यांना पण सजा झाली. तिथे तर जजनी हे म्हटलं की एवढे आरोप मीडियामध्ये झाले, पण मी 11 ते 7 वाजेपर्यंत 7 वर्ष बसून राहिलो, पण साधा पुराव्याचा एक छोटा कच्चा चिठ्ठा पण आला नाही. त्यामुळे हे जे सुडाचं राजकारण आहे, मला काय, कायद्यासमोर सर्व एकसारखे आहेत. कायद्याच्या समोर जे जे दोषी असतील, जे जे कायद्याच्या अंतर्गत अपेक्षित असतील, त्या सगळ्यांना आणलं पाहिजे, त्या सगळ्यांना विचारपूस झाली पाहिजे, त्या सगळ्यांनी स्वतःहून आलं पाहिजे. याचा अर्थ ते भगोडे आहेत. जर पोलीस आयुक्त भगोडा असेल, गृहमंत्री भगोडा असेल, ते हे सरकार कोणतं कामाचं आहे? या सरकारचे अनेक मंत्र्यांवर आरोप लागत आहेत, रोज आरोप लागत आहेत. हे केवळ टी व्हीवर लोकांचं लक्ष वेधण्याच्या दुसऱ्या दृष्टीनं बाजूला करण्यासाठी ते आर्यन खानच्या ड्रग्सचा, समीर वानखेडेंचा विषय रोज नवाब मलिक चर्चा करत आहेत, पण ते आपल्या नेत्यांबद्दल बोलत नाही, अनिल परबांच्या बाबतीत बोलत नाही, हसन मुश्रीफबद्दल बोलत नाही, ते अनिल देशमुखांबद्दल बोलत नाही, त्यांच्यावर पडलेल्या धाडसत्राबद्दल बोलत नाही. आणि एवढंच आहे तर जनआंदोलन करावं, कायद्याच्या विरोधामध्ये जावं आणि त्यानंतर जे होईल ते परिणाम भोगावेत. हे का करत नाही? केवळ टी व्हीवर पेपर टायगर बनून तर असे जे जे पेपर टायगर झालेत ते सगळे जेलच्या आतमध्ये आहेत किंवा जाण्याच्या मार्गावर आहे, हे देखील लक्षात ठेवलं पाहिजे. राज्य के गृह मंत्री श्री अनिल देशमुख जी को जिस तरह से कल रात को ईडी ने गिरफ्तार करने का काम किया, इस घटना का हम पूरी तरह से विरोध करते हैं, इसकी आलोचना करते हैं. और जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार तमाम जांच एजेंसियां, चाहे वो CBI हो चाहे ED हो, जिस तरह से राजनीतिक स्तर पर इसको गलत इस्तेमाल करने का काम करती है. भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कांग्रेस हो, शिवसेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हो, तमाम नेताओं को परेशान करने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करने का काम किया है. परमवीर सिंह जैसे एक भगोड़े पुलिस IPS ऑफिसर के शिकायत पर मामले को FIR लॉन्च करना और उसके बाद गिरफ्तारी करना, इस बात का साफ संकेत है कि कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ साजिश चल रही है. इस सरकार को अस्थिर करने का प्रयास किया और जब से भारतीय जनता पार्टी के 105 विधायक चुनाव जीतने के बावजूद वे लोग महाराष्ट्र में सत्ता नहीं बना पाए, इस बात के मन में अभी भी कसक है और इस बात को अभी भी शायद वो लोग भूल नहीं पाए. इसका नतीजा मुझे लगता है आने वाले समय में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जनता के बीच जाकर इन तमाम मामलों को उठाएगी और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा. महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने भाजपा पर सनसनीखेज आरोप लगाया है. केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा के कार्यकाल में देश भर में मादक पदार्थों की तस्करी बड़े पैमाने पर हो रही है. वो नागपुर में एक संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे. महाराष्ट्र का ड्रग्स मामला पूरे देश को ज्ञात है. एनसीबी ने मुंबई में एक क्रूज पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स का उपयोग होने का आरोप लगाते हुए एक पार्टी पर छापामार कार्रवाई की. इस कार्रवाई में अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी से पिछले 1 महीने से देश भर में ड्रग्स की ही चर्चा है. प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता अतुल लोंढे ने सनसनीखेज आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेता देश भर में नशीली दवाओं के मामले में शामिल है और भाजपा के संरक्षण में ड्रग्स का कारोबार किया जा रहा है. 21 सितंबर को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर 3000 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किया गया था. हालांकि इस मामले पर ज्यादा चर्चा नहीं हुई है. राज्य के कराड़ में रविंद्र कदम के रूप में पंजीकृत एक कार गुजरात जाती है और वही कार एनसीबी में भी दिखाई देती है. साथ ही ड्रग्स मामले से संबंधित किरण गोसावी, मनीष भानुशाली के मुंद्रा बंदरगाह जाने का अतुल लोंढे ने आरोप लगाया. 22 सितंबर को किरण गोसाई, मनीष भानुशाली गुजरात में जाकर आते हैं. जो गाड़ी रविंद्र कदम के नाम की है वो गुजरात में भी ले जाने के लिए इस्तेमाल होती है और वही गाड़ी एनसीबी में इस्तेमाल होती है. सैम डिसूजा का कहना है कि 50 लाख की लेन देन उसी में हुई है. कोई 50 करोड़ कहता है, कोई 25 करोड़ कहता है, कोई 18 करोड़ कहता है. और इन सारे लोगों जो इनमें इन्वॉल्व है, चाहे वो मनीष भानुशाली हो, किरण गोसावी हो, सैम हो, फ्लेचर हो, ये सारे लोगों जो है इसमें मनीष भानुशाली की गोसावी, इन सारे लोगों के फ़ोटोग्राफ्स जो है वो फ़ोटोग्राफ्स बीजेपी के नेताओं के साथ दिखते जो मैंने आपके साथ शेयर किए.
साथ ही DRI ने मुंद्रा बंदरगाह पर कार्रवाई की थी, लेकिन फिर DRI द्वारा जांच हटाकर NIA को सौंप दी गई। इस कारण इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब राज्य के आर्थिक अपराध शाखा और क्राइम ब्रांच ने इस मामले की जांच करने की मांग अतुल लोंढे ने की है। हमारी विनती महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से है, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व दिखती है। 50 लाख की बात आई है, 25 करोड़ की बात आई है, महाराष्ट्र में ये बात हुई है। तो इकोनॉमिक ऑफेंस विंग और क्राइम ब्रांच महाराष्ट्र की, इनके द्वारा इनकी जांच हो। समीर वानखेड़े इन्हें अरेस्ट किया जाए और इनसे पूरी जानकारी ली जाए। रविंद्र कदम कौन है, ये मास्टरमाइंड है या ये गुर्गा है, ये देखना चाहिए। और इसी नेक्सस में ये जो फोटोग्राफ्स है, इनका क्या संबंध है। सारे बड़े बड़े नेता इस फोटोग्राफ्स में दिखते हैं। क्या इनको शय थी, क्या इनका इसमें हाथ है, क्या DRI से NIA की तरफ इन्वेस्टिगेशन लेके जाना ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो कर नहीं पाएगी, लेकिन इसका जवाब अमित शाह जी और भाजपा को देना पड़ेगा। तत्कालीन फडणवीस सरकार ने सभी के लिए केंद्र सरकार की आवास नीति के अनुसार 2018 में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को नियमित करने का निर्णय लिया था, जिसके अनुसार सरकारी भूमि अतिक्रमण करने वालों को PR कार्ड जारी किए जाने के लिए कहा था। लेकिन अभी तक उस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ, जिस पर नाराज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। मंगलवार को नागपुर में मुख्यमंत्री के सरकारी निवास स्थान के बाहर भाजपा ने जोरदार आंदोलन किया। अतिवृष्टि से किसानों को हुए नुकसान पर अभी तक राज्य सरकार का ध्यान नहीं होने का आरोप लगाते हुए भाजपा ने राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया। इस दौरान भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार की गलती की वजह से किसानों की दिवाली काली दिवाली होने का आरोप लगाया। भाजपा आंदोलनकारियों ने अतिवृष्टि से खराब हुए फसल के साथ किसानों की व्यथा बताने के लिए आंदोलन किया। सोयाबीन आहे या ठिकाणी, त्या ठिकाणी शेंगा लागल्या पण एकही दाणा नाही, कापसाला बोंड नाही आहे आणि अशा प्रकारे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात चालली आहे। शेतकऱ्यांचे वीज मीटर कापण्याचं काम हे महाराष्ट्राचं सरकार करत आहे आणि या अशा सरकारचा तीव्र निषेध करण्याकरता भारतीय जनता पार्टीचे सर्व कार्यकर्ते या ठिकाणी एकत्रित झाले। आंदोलन करू नये, रामगिरीच्या समोर आहे। जे मुख्यमंत्र्यांनी अजूनही रामगिरी पाहिलेली नाही, अशा रामगिरी समोर आमचं प्रतिकात्मक आंदोलन आहे आणि या प्रतिकात्मक आंदोलन एका अर्थाने थांबवण्याचं काम महाराष्ट्र पोलीस करतात। या सरकारचा आणि या पोलिसांचा आम्ही तीव्र निषेध करतो की या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या मागण्याकरता अशा प्रकारे आंदोलनही चिरडण्याचा प्रयत्न हे सरकार करत आहे। या सरकारचा तीव्र निषेध आम्ही करतो। यह आंदोलन राज्य के पूर्व कृषि मंत्री और भाजपा नेता अनिल बोंडे और प्रदेश महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले के नेतृत्व में होने वाला था, लेकिन आंदोलन के लिए कार्यकर्ताओं के पहुंचने के 1 घंटे बाद भी जब भाजपा के वरिष्ठ नेता नहीं पहुंचे तो भाजपा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन शुरू कर दिया। इस दौरान पुलिस ने कुछ उग्र कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया, लेकिन इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की होने से माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद भाजपा ने आरोप लगाया कि सरकार पुलिस की मदद से किसानों के आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है। दिवाली के मद्देनजर अमरावती में पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने चेतावनी दी है कि अगर पटाखा बेचने वाले ऐसे पटाखे बेचते हैं जो सरकारी मानकों के खिलाफ है तो उनके लाइसेंस निलंबित कर दिए जाएंगे। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री और खरीद पर रोक लगा दी गई है। कोरोना संकट की वजह से अब त्योहारों का भी स्वरूप बदल गया है। हालांकि इस बार दिवाली के त्योहार पर सरकार और प्रशासन द्वारा बहुत सी छूट दी गई है। इसके साथ ही नियम का भी पालन हो रहा है। इसी के तहत पटाखों के पैकेट पर सभी नियमों का कड़ाई से निर्देश किया जाना जरूरी है। व्यापारियों द्वारा पटाखों की बिक्री के संबंध में नियमों को लागू किया गया है। ध्वनि प्रदूषण आदेश के तहत जारी निर्देशों और प्रतिबंधों के अनुसार शांति क्षेत्र जैसे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्र, शैक्षणिक संस्थान और अन्य शांति क्षेत्रों में कम से कम 100 मीटर की दूरी पर पटाखे जलाना प्रतिबंधित है। पटाखा विक्रेताओं को भी केवल कम उत्सर्जन वाले पटाखों को बेचने की अनुमति है। पटाखे से हवा और ठोस अपशिष्ट की बहुत अधिक समस्या होती है। पटाखा बेचने वालों के खिलाफ सरकार द्वारा तय समय सीमा के भीतर और मानक के विपरीत पटाखा बेचने पर कार्रवाई की जाएगी। वायु प्रदूषण से कई तरह की समस्याएं होती है।
सुप्रीम कोर्ट ने जोरदार और रासायनिक आतिशबाजी जिनसे फेफड़ों, आँखों, कानों के लिए हानिकारक है और हवा को प्रदूषित करते उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाने की बात कही। जे लढीवाले फटाके असतात ज्याच्यामध्ये सिरीज असतो त्याच्यावर त्यांनी पूर्णपणे बंदी आणलेली आहे। ज्या फटाके नॉईज पोल्युशन ॲक्टमध्ये एका विशिष्ट नॉईज लेवल ज्याच्यावर गुन्हा होतो ते तेवढा नॉईज प्रोड्यूस करतात तर त्याच्यावर सुद्धा सुप्रीम कोर्टाने बंदी आणलेली आहे। तसेच सगळ्यात महत्त्वाचे निर्णय जे या कोर्टाचे जजमेंटमध्ये आहे त्याच्यामध्ये असा आहे की दिवाळी असो किंवा क्रिसमस असो याच्यामध्ये आपल्याला 2 तासाचीच मुभा कोर्टाकडून आलेली आहे। म्हणजे दिवाळीच्या दिवशी रात्री फक्त 8 ते 10 रात्री 8 PM to 10 PM 8 ते 10 फक्त एवढ्याच पिरियडमध्ये सर्वांना फटाके वाजवायचे आहे। एक सिंगल फटाके न फोडता पण त्याच्याकरता त्यांनी हा महानगरपालिकावर एक त्यांना शोधून जर शक्य असेल तर अशी जागा शोधून त्यांना तिथे ते जागा पब्लिकला उपलब्ध करून दिले पाहिजे। तर हे सर्व 2 दिवस पूर्वी सुप्रीम कोर्टचं जजमेंट आलेलं आहे। केवल सीमित ध्वनि स्तर के आतिशबाजी की बिक्री की अनुमति है। पटाखों को जलाने का समय रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस के दस्ते को तैनात किया गया है। मान्य कोर्टाने डायरेक्शन दिलेले आहेत। तर या डायरेक्शननुसार आम्ही ग्रामीणमध्ये सर्व पोलीस स्टेशन प्रभारी अधिकाऱ्यांना ग्रीन फटाक्यांविषयी खातरजमा करण्यास सांगितलेले आहे आणि फटाके वाजवण्याची वेळ आणि बेरियमयुक्त फटाके यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी सर्वांना सूचित केले गेलेले आहे। वेळेचं फटाक्यांमुळे ध्वनी प्रदूषण होते आणि एन्व्हायरमेंटल पोल्युशनही होते, त्यामुळे ती वाजवण्याची वेळ प्रकर्षाने आणि कमी पोल्युशनचे फटाके या संबंधी सूचित केले गेलेले आहेत। दिवाली कहे तो मिठाइयाँ पकवान आम बात है। एक दूसरे को बधाई देने के लिए मिठाइयों का बड़ा आदान प्रदान होता है, जिसके लिए बाजार में असंख्य और अलग अलग स्वाद की मिठाइयाँ बनती हैं। लेकिन इस बार अमरावती में रघुवीर मिठाई प्रतिष्ठान में खास दिवाली के अवसर पर बनाई 11,000 रुपये प्रति किलो की स्वर्ण कलश मिठाई ग्राहकों का ध्यान आकर्षित कर रही है। अमरावती में रघुवीर मिठाई प्रतिष्ठान हर साल अलग अलग मिठाइयाँ बनाता है। इस बार दीपावली के अवसर पर 11,000 रुपये प्रति किलो वजन की सुवर्ण कलश मिठाई बनाई गई है। इसे खरीदने के लिए बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं की भीड़ देखने मिल रही है। अमरावती शहर के बडनेरा रोड पर स्थित रघुवीर प्रतिष्ठान में 24 कैरेट सोने की परत वाली ड्राई फ्रूट से बनी स्वर्ण कलश मिठाई देखने के लिए भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो रही है। साथ ही कुछ उपभोक्ता इस मिठाई को खरीदने के लिए भी उत्साहित है। महंगाई के दौर में भी कुछ उपभोक्ता इस मिठाई को 11,000 रुपये प्रति किलो के भाव से खरीद रहे हैं। ग्राहकों को मिठाई के साथ 24 कैरेट सोने का प्रमाण पत्र भी दिया जा रहा है। ग्राहकों का कहना है कि सोना शरीर के लिए व स्वास्थ्य के लिए फायदे कारक है। इस वजह से ये मिठाई महंगी क्यों ना हो, लेकिन इसी बहाने हम स्वर्ण प्राश कर सकते हैं और इसीलिए हम ये मिठाई खरीद रहे हैं। यावर्षी स्वर्ण कलश ही मिठाई विदर्भवासीसाठी ठेवली आहे। त्याची खासियत ही आहे की ते सोन्याच्या वर्कमधून बनलेली ती मिठाई आहे। 24 कॅरेट 99.9 असं हे त्याचा वर्कनं बनवलेली ही मिठाई एकदम सुंदरपैकी बनवलेली आहे आणि मांबरा बदाम, शुद्ध केसर आणि पिस्ता याच्यावरून हे मिठाई बनवलेली आहे। यावर्षी नवीन मिठाई बघत असताना मला सुवर्ण कलश या मिठाई नवीन बनलेली इथे दिसली। त्याचा रेट विचारला असता ते 11,000 रुपये किलो त्यांनी सांगितला। 11,000 रुपये किलो म्हटल्यानंतर विशेष काय असं विचारणा केली असता त्यांनी सांगितलं की याला 99% शुद्धता असलेलं सुवर्णाचं वर्क लावून ही मिठाई विथ केशर बनवण्यात आलेली आहे। मी डॉक्टर असल्यामुळे मला सुवर्णाचे सर्व प्रकारचे फायदे माहिती आहेत। त्याने आपली प्रतिकारशक्ती वाढते आणि त्याचप्रमाणे मेंदूसुद्धा चांगला तल्लख होतो।
दिवाली के अवसर पर विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत राणा जरूरतमंद लोगों के घर जाकर उच्च गुणवत्ता वाले किराना किट बांट रही हैं, जिससे उनके चेहरे पर खुशी के साथ साथ दिवाली की मिठास भी झलक रही है। विधायक रवि राणा और सांसद नवनीत रवि राणा द्वारा जरूरतमंदों को उच्च गुणवत्ता वाली किराना किट बांटने की सराहनीय पहल से जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। इस पहल के तहत सैकड़ों लोगों तक किराना किट पहुंचाई गई है। युवा स्वाभिमान पार्टी के 500 कार्यकर्ता दिन रात एक कर गरीब जरूरतमंद लोगों तक किराना किट पहुंचा रहे हैं, ताकि इस बार की महंगाई में गरीबों के घरों में दिवाली मनाई जा सके। दरवर्षी होते जवळपास 29,000 घरापर्यंत किराण्याचं वाटप झालेलं आहे। 1 लाख घराचं आमचं टार्गेट आहे। घराघरामध्ये 29,000 घरी जाऊन त्या ठिकाणी गोरगरिबांना आम्ही किराणा दिले। आज तुम्ही पाहू शकता ज्या एरियामध्ये उभा आहे मी, सगळे मजदूर लोक आहे, कामगार लोक आहे, परिस्थिती गंभीर आहे। रोज खाणे रोज कमवणे अशी परिस्थिती आहे। अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना किराणा दिल्यानंतर सगळ्या मुलाबाळांमध्ये, परिवारामध्ये, कुटुंबामध्ये आनंदाचं वातावरण आहे। म्हणून मला असं वाटतं की दिवाळी साजरी गरिबाची करण्यासाठी किराण्याची आवश्यकता आहे। कोरोनाच्या काळामध्ये सगळे बेरोजगारी वाढलेली आहे। अशा परिस्थितीमध्ये युवासेना पार्टीच्या वतीने आम्ही ताकदनं गोरगरिबांची दिवाळी साजरी करते, त्यांच्या घरापर्यंत जाऊन त्यांना किराण्याची किट देत आहे। धामनगांव रेलवे नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज शिक्षक के रिक्त पदों को भरने की मांग को लेकर छात्रों के माता पिता ने नगर परिषद के मुख्य अधिकारी को निवेदन सौंपा है। मांग पूरी नहीं होने पर अभिभावकों ने भूख हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। धामनगांव रेलवे शहर के नगर परिषद उर्दू हाई स्कूल में 8वीं से 10वीं तक के छात्र पढ़ रहे हैं और स्कूल में सिर्फ 2 शिक्षक कार्यरत हैं। 8वीं से 10वीं तक की शिक्षा महत्वपूर्ण है और शिक्षकों की कमी के कारण छात्रों को शैक्षणिक नुकसान हो रहा है। साथ ही नगर परिषद उर्दू जूनियर कॉलेज में 11वीं और 12वीं क्लास के लिए सब्सिडी नहीं होने के कारण यहाँ एक भी शिक्षक काम नहीं कर रहा है। हाई स्कूल के शिक्षक भी 10वीं और 12वीं की कक्षा को पढ़ा रहे हैं। स्कूलों में पढ़ने वाले सभी छात्रों के अभिभावकों ने आरोप लगाया है कि नगर परिषद हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज दोनों के छात्रों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। मामला गंभीर होने पर मुख्यमंत्री को आवेदन देकर प्रशासन से इस ओर ध्यान देने और रिक्त पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति करने की मांग की गई। अभिभावकों ने चेतावनी दी है कि मांग पूरी नहीं होने पर 8 दिन में भूख हड़ताल करेंगे। धामनगांव नगर परिषद में हमने निवेदन दिया है कि हमारे जो उर्दू स्कूल है उसके अंदर टीचर की कमतरता है। 8वीं 9वीं 10वीं में जो है 2 ही टीचर है और वही टीचर 11वीं 12वीं को पढ़ा रहे हैं। इसलिए बच्चों का जो है पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, क्योंकि 2 टीचर 4 क्लास को 5 क्लास को नहीं पढ़ा सकते। इसलिए जो है तो हमने मुख्याधिकारी साहब को निवेदन दिए, उसके ऊपर जो है 8 दिन के अंदर अगर कार्रवाई हुई तो ठीक है, वरना मजबूरन हमको जो है उपोषण के ऊपर बैठना पड़ेगा। महावितरण को निर्बाध बिजली आपूर्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक राजस्व की आवश्यकता है। इसीलिए तिवसा में महावितरण द्वारा बिजली ग्राहकों से बकाया बिलों का भुगतान कर सहयोग करने की अपील की जा रही है। इसके लिए विभाग की ओर से जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। कोयले की कमी ने बिजली उत्पादन को प्रभावित किया है और महावितरण अपने उपभोक्ताओं को उच्च दर पर बिजली की आपूर्ति करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बकाया राशि को देखते हुए महावितरण के पास बकाया ग्राहकों को बिजली आपूर्ति में कटौती करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। महावितरण बिजली उत्पादन कंपनियों का भी ग्राहक है। महावितरण की मौजूदा आर्थिक स्थिति पर नजर डाले तो वो काफी खस्ता है। यही वजह है कि उप कार्यपालक अभियंता राजेश पाटिल सहित सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने जन जागरूकता अभियान में भाग लिया है, ताकि तिवसा शहर की बिजली उपभोक्ताओं को ऐन दिवाली पर अंधेरे में न रहना पड़े। उप कार्यकारी अभियंता राजेश पाटिल ने कहा कि महावितरण ग्राहकों को सुचारू सेवा प्रदान करने का इरादा रखता है और ग्राहकों से बिजली का भुगतान करने की अपील करता है, ताकि बकाया का भुगतान नहीं होने वाले ग्राहकों को बिजली आपूर्ति बाधित करने की कार्रवाई से बचा जा सके। थकबाकी वसुलीच्या दृष्टिकोनातून ग्राहकांवर कोणतीही अप्रिय कार्यवाही टाळण्याच्या उद्देशाने आजची ही जनजागृती रॅली घेण्यात आली, ज्यात महावितरणला सहकार्य करा, वीज बिल भरा आणि महावितरणला सहकार्य करा असे आवाहन करण्यात आले, जेणेकरून महावितरणला कोणत्याही प्रकारची अप्रिय कार्यवाही करावयाची गरज पडणार नाही।
न्यूज रूम से बस इतना ही। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अमरावती।